सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 15 जिसका नाम है बिशन की दिलेरी, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में बच्चों एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है बिशन। वह जो है वह किस तरीके से एक तितर नाम का एक पक्षी होता है, उसकी किस तरीके से वह जान बचाता है। तो आइए इस पाठ में हम उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। अब सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा था, मतलब सुबह हो गई थी। और ये जो बिशन है, 10 साल का बिशन, यह घर से बाहर निकल गया था और यह रोज कर्नल दत्ता जो थे उनके फार्म हाउस पर जाकर उनकी पत्नी उनके पास जाकर वह पढ़ाई करता था। उस समय फार्म में सेब के बाग थे। उन सेब के बाग पर कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के का काम शुरू हो जाता था, मतलब बहुत जो काम था बहुत ज़बरदस्ती से वहाँ पर हो रहा था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। अब ये जो बिशन था, ये जैसे ही कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी के यहाँ पर पढ़ने के लिए निकल पड़ा, जैसे ही वो सड़क से आ रहा था वैसे ही उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब इधर उधर देखा तब उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह थोड़ी दूर चला, तब उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं तो 2-2, 3-3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही गोलियां चली, पूरी घाटी जो थी वह गूंज गई। उन घाटियों में जो पंछी थे वे डर कर पूरे आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे और बिशन भी डर कर पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। अब जब बिशन उस पेड़ के पीछे खड़ा था, वह वहीं पर बड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से खेत और फलों के बाग साफ नजर आ रहे थे। खेतों में जो फसलें थी वो सुनहरी दिखाई दे रही थी। हल्की धूप में जो खेत था उसमें पूरी तरीके से फसल उगी हुई थी। उस खेत में कुछ किसान काम भी करते हुए उसे नजर आ रहे थे। पर बिशन अभी सोच रहा था कि आखिर गोली चलाई तो किसने चलाई और क्यों चलाई। अचानक तभी एक और गोली की आवाज़ आई। बिशन को समझ में आ गया कि गोली क्यों चल रही है। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तितर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह ही तितर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तितर मारे थे। कुछ तितर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तितर मिले। अब बिशन को यह बात समझ में आई कि आखिर गोली क्यों चल रही है। यह गोली इसीलिए चलती है बच्चों, जब खेतों में फसल उग जाती है, पूरी तरीके से फसल उग जाती है, गेहूं के धान निकलना चालू हो जाते हैं, तो उन गेहूं के खेतों में दाना चुगने के लिए उन खेतों में बहुत सारे तितर आ जाते हैं। तितर का मतलब होता है एक प्रकार का पक्षी। ये जो पक्षी है ये खेतों को तहस नहस करने वहाँ पर आते हैं। पूरे जो खेत है उस पर वह अपने चोंच से पूरे खेतों को नष्ट कर देते हैं। ये बात शिकारी जो है वे बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए ये शिकारी जो है सुबह सुबह अपनी गोलियां लेकर और जो बंदूक है वह लेकर तितर को मारने चले आते हैं।
और ये जो शिकारी है इन्होंने पिछले साल ही बहुत सारे तितर मारे थे। कुछ तितर तो ये वहाँ से उठा कर ले जाते हैं और कुछ तितर वहीं पर छोड़ देते हैं। खेतों में जो किसान खेतों को काटते हैं उन किसानों को उस खेत में बहुत सारे मरे पड़े तितर वहाँ पर उन्हें मिलते हैं। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तितरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तितर गेहूं की बालियों के बीच फंसा झटपटा रहा है। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तितर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तितर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तितर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तितर पर डाल दिया। अब जैसे ही बिशन ने सोचा कि यह कितना गलत काम है, ये जो शिकारी है ये कितने दुख पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं, तब बिशन समझ गया कि ये जो गोलियां चल रही है ये शिकारी जो है उन तितरों पर गोलियां चला रहे हैं। तब बिशन पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों पर से चलने लगा। वह सोचने लगा कि मुझे किसी तरीके से इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए, पर सबक सिखाए तो कैसे सिखाए, उसे यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी। तब वह अपने पाँव के पास से उसे एक आवाज़ आई। उसके पाँव के नीचे एक घायल तितर वहाँ पर था और वह छटपटा रहा था, मानो वह थोड़ी देर में मरने ही वाला था। बिशन वही उस तितर के पास बैठा और घायल तितर को पकड़ने के लिए उसने बहुत कोशिश की, पर वो घबराया हुआ तितर उसके हाथ से छिटक कर वह खेत के और अंदर चला गया। अब बिशन को यह बात पता थी कि शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह घायल तितर जो है ये यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगा, क्योंकि वह जो तितर था वह खेत के बहुत अंदर घुसा हुआ था। अब ये जो बिशन था ये थोड़ी देर बाद वह उस खेत के और अंदर जाकर इस बिशन ने स्वेटर उतार कर अपना स्वेटर उस तितर के ऊपर डाल दिया। तितर स्वेटर में फंस गया जो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। अब बिशन ने अपना स्वेटर निकालकर उस तितर पर डाल दिया और इस तरीके से बिशन ने उस तितर को अपने सीने से चिपका लिया और खेत से निकलकर इतने तेजी से भागने लगा मानो उसे पंख लगे हो। वह पक्षियों की चाल से चलने लगा। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। कर्नल दत्ता जो थे उनके घर के रास्ते के एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तार बड़े। बिशन जो था उन तारों से वह बहुत आसानी से निकल सकता था, पर उसके हाथों में तीतर था और वह तीतर को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वह धीरे धीरे खेतों से ही छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना सके। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। अब जैसे ही वह दौड़ने लगा, अपनी जान और तीतर की जान बचाने लगा, कुछ ही दूर से उसे पीछे से आवाज आई, क्योंकि एक शिकारी ने बिशन को देख लिया था और पीछे से वह शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। पर यह आवाज सुनकर भी बिशन नहीं रुका। फिर से शिकारी उस बिशन को रोकने की कोशिश करने लगा। वह बार बार चिल्लाता रहा कि लड़के रुक जा, लड़के रुक जा, पर बिशन है कि अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर फिर भी बड़ी मुश्किल से वह आगे बढ़ता गया।
तभी भीषण को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। भीषण के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसीलिए उसने खेतों के छोटे छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। भीषण उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर भीषण को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन थी। भीषण थक कर वही एक किनारे बैठ गया। अब भीषण को जैसे ही पीछे से जूतों की आवाज सुनाई दी, भीषण समझ गया कि जरूर उसके पीछे शिकारी जो है उसका पीछा कर रहे हैं। शिकारी बहुत गुस्से में था। शिकारी पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरे शिकार को तू चुपचाप से दे दे, वरना मैं तुझे भी ले जाऊंगा, देख लूंगा। भीषण को भागने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर भीषण सड़क से जाता तो शिकारी उसे साफ देख लेता। इसीलिए जो भीषण था वह खेतों से ही निकल रहा था। खेतों में वह छुप छुप के निकल रहा था, जिसके कारण जो शिकारी थे वे उसे साफ तरीके से देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए भीषण खेतों से ही जा रहा था। जैसे ही भीषण ने खेत पार कर दिया, खेत के आगे कांटेदार झाड़ियां थी, पर फिर भी भीषण नहीं रुका। घुटनों के बल वह उन कांटेदार झाड़ियों से निकलने लगा। उन कांटेदार झाड़ियों से उसे बहुत सारी खरोंचें आई। उन खरोंचों से उसे खून भी बहने लगा। वह बहुत बड़ा जख्मी हो गया, पर उसे इस बात का समाधान था कि वह अब तक तीतर को बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि मुझे किसी भी तरीके से यह पहाड़ी को भी पार करना है, पर पहाड़ी में इतनी फिसलन थी कि उसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। भीषण थक कर वहीं किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। अब भीषण यहाँ पर पहाड़ी पार करने के लिए सोच रहा था। जैसे ही वह नीचे बैठा, फिर से उसे पाँव की आहट सुनाई दी। वह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं यह शिकारी मेरे हाथ से इस तीतर को ना छीन ले। तुरंत वह उस आहट को सुनते ही दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसने आधी पहाड़ी पार कर चुकी थी। उसके कपड़े जो थे वे पसीने से तरबतर हो गए थे, फिर भी वह नहीं रुका और किसी भी तरह वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े तक पहुंच गया। पिछवाड़े मतलब पीछे के दरवाजे तक। पीछे का दरवाजा जो था वह खुला था और किसी तरह वह उस फार्म हाउस के अंदर उस दरवाजे से पहुंच गया। आखिर तक मतलब कि कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक उसने तीतर को बड़ी सावधानी से अपने सीने से लगाए रखा था। फार्म हाउस में खामोशी थी, मतलब पूरी शांतता थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का असलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। भीषण समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। जैसे ही वह फार्म हाउस में पहुंचा, उसने देखा कि हर जगह उसे शांतता नजर आ रही थी। सभी जगह उसे खामोशी खामोशी दिख रही थी। सिर्फ जो फार्म हाउस में जो गुलाबचंद था वह सामने का बरामदा जो है वह साफ कर रहा था। अचानक से कर्नल साहब का जो कुत्ता है वह जोर जोर से भौंकने लगा। भीषण समझ चुका था कि यह जो कुत्ता है इसने जरूर शिकारी को दूर से देख लिया है और शिकारी जो है वे इधर ही आ रहे हैं, इसीलिए यह कुत्ता जो है भौंक रहा है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके।
एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तितर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तितर घबराया हुआ था, इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। मतलब कि बिशन ने जब उस फार्म हाउस में देखा कि इस तितर को मैं कहाँ छुपाए रखूं, तभी उसे अचानक शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ दिखाई दिया। कबाड़ मतलब कचरा दिखाई दिया। तभी वहां पर उसे एक टूटी टोकरी दिखाई दी। तब बिशन ने सोच लिया कि क्यों न मैं इस तितर को इस टोकरी में स्वेटर से ढककर इसे छुपा दूं। और यहाँ पर जो घायल तितर था वह इतना घबराया हुआ था कि वह चुपचाप था, कुछ बोल ही नहीं पाया। तितर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। मतलब बिशन ने जैसे ही तितर को छुपा दिया वैसे ही वह ऊपर छत पर चढ़कर बैठ गया। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अश्लेषण कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। अब ये जो बिशन था यह किसी तरह मतलब खंबे के सहारे वह उस छत पर चढ़ गया। अब वह छत पर चढ़ने के बाद वह छत के पीछे जा छुपा ताकि उसे कोई देख ना सके, पर वह सभी को देख सके इस तरीके से बिशन जो था वह छुपकर बैठा था। इधर जब उसने देखा, क्या देखा कि दो शिकारी जो थे वे इधर ही चले आ रहे थे और कर्नल साहब का जो कुत्ता था वह जोर जोर से उन शिकारियों को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि हमें पता है बच्चों ये जो कुत्ते होते हैं ये अनजान लोगों को देखकर ही भौंकते हैं, और ये जो शिकारी थे ये अश्लेषण कुत्तों के लिए अनजान थे। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना क्योंकि उसके लिए शिकारी जो थे वे अनजान थे। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते हैं। अब यहाँ पर कर्नल साहब अपने कुत्ते को बार बार चुप करा रहे थे, पर कुत्ता है कि मानने को तैयार नहीं। उसे दूर से शिकारी दिख रहे थे और वो उन पर भौंकता जा रहा था। ये शिकारी जो थे ये कर्नल साहब के पास आ गए और कर्नल साहब ने फिर उनसे पूछा कि कौन हो तुम, यहाँ पर किस लिए आए हो? तब ये शिकारी कहने लगे, हम शिकारी हैं, हम यहाँ पर शिकार करने आए हैं। सुबह से हम लोग जो गोलियां चला रहे हैं वे हमारी ही बंदूकों की आवाजें हैं और हमारे पास बंदूक चलाने के लिए लाइसेंस भी है। यहाँ के जो सरपंच माधो सिंह हैं वे भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तितरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तितर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तितर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तितर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। अब कर्नल साहब उन शिकारों से कहने लगे, तुम क्या तितरों का भी शिकार करते हो? तभी शिकारी करने लगे, हाँ, हम कभी कभी तितर भी मार लेते हैं, पर हमने यहाँ पर एक लड़के को हमारा जो शिकार है तितर उसे यहाँ पर लेकर आते हुए देखा है, हम उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं। तब कर्नल कहते हैं कि जो तुम इतने सारे तितर को मारते हो, इतने सारे तितर का आखिर तुम करते क्या हो? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। जब कर्नल साहब ने पूछा कि इतने सारे तितर का तुम करते क्या हो, तब दूसरा शिकारी कहने लगा कि साहब हम उसे खाते हैं, बस आप हमें वो लड़के को ढूंढवा दीजिए, वह यहीं कहीं छुप कर बैठा है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तितर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो।
जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता उन शिकारियों से कहते हैं कि तुम्हें समझ में कैसे नहीं आता, तुम हर साल यहाँ पर आकर तीतर को मार डालते हो, कुछ तीतर को खा लेते हो और बाकी घायल तीतर को यहीं पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हो। जब खेतों में किसान जो है वे फसल काटने के लिए जाते हैं तब उन्हें खेतों में ढेर सारे तीतर मरते हुए दिखते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तितर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? कर्नल ने इतने जोर से उन्हें डांटा कि ये जो शिकारी थे वे घबराकर डर गए, पर वे वहीं पर रुके थे। तब कर्नल कहने लगे कि तुम ये पक्षियों को मारते हो और उन्हें घायल कर कर छोड़ देते हो, इसमें कोई बहादुरी वाला काम नहीं करते हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई तितर बितर नहीं है। बिशन चिमनी के पीछे से सब देखकर सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। जैसे ही कर्नल ने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे ही दोनों शिकारी वहाँ से वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तितर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। जैसे ही वह शिकारी चले गए, वैसे ही बिशन जो है छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा और उसने वहां से तितर को उठा लिया। और जैसे ही वह तीतर को लेकर अंदर घर में आया, वह जोर से मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, यह देखिए, यह जो तीतर है बहुत जख्मी है। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही कर्नल साहब को बिशन की आवाज़ सुनाई दी, कर्नल साहब भी अंदर आ पहुंचे। तब कर्नल साहब को पता चला कि यह तीतर चुराने वाला लड़का बिशन ही है। तब बिशन को कर्नल साहब कहने लगे कि इस तीतर का तू करेगा क्या? तब बिशन कहने लगा कि इसे मैं पालूंगा। तब कर्नल साहब ने देखा कि वह जो तीतर था वह बहुत घायल था, उसका एक पंख जो है वो टूट गया था। कर्नल साहब कहने लगे कि शायद ही यह उड़ सके। फिर भी कर्नल साहब ने उसके पैरों पर जख्म जो थी उसे साफ किया, उसे दवाई लगा दी और उसके पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। इस तरीके से कर्नल साहब ने बिशन से कहा कि अगर तुम इसे गेंद के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार दो तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तक बहूजी एक कटोरी में दलिया उस तीतर के लिए लेकर आई और उसे खिलाने लगी। तब बहूजी जो है उस बिशन से कहने लगी कि बिशन, तीतर को रोज दलिया देना क्योंकि उसे दलिया भी पसंद है। दलिया मतलब एक प्रकार का पदार्थ होता है बच्चों, जो पक्षियों को दिया जाता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंसे। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। अब बिशन जो था वह कर्नल कहने लगे कि अब तो बिशन के पास तीतर है, अब बिशन तीतर के पीछे पीछे घूमता रहेगा।
अब बहू जी भीषण को पूछने लगी कि भीषण, क्या तुम्हें पता है तीतर की आवाज़ कैसी होती है? तुरंत भीषण ने अपने मुंह पर हाथों को रखते हुए क्वैक क्वैक ऐसी आवाज़ निकाली। जैसे ही भीषण ने क्वैक क्वैक ऐसी आवाज़ निकाली, कर्नल और बहू जी दोनों ने हंसना चालू किया और वैसे ही भीषण हंसता हुआ हिरन की तरह, मतलब तेजी से छलांगे लगाता हुआ तीतर को वहाँ से अपने घर लेकर भाग गया। तो इस पाठ में हमने यह देखा बच्चों कि यह जो भीषण नाम का बहादुर लड़का है, इसने किस तरीके से उस तीतर की जान बचाई है। तो हमने इस पाठ में उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है और इसी तरीके से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।